हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अस, जहां आपको पढ़ाया जा रहा है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करणवीर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी यूनिट 4 पार्ट 14 चल रहा है हमारा। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसको शुरू कर दिया था। आज लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा पार्ट है और यूनिट 4 पार्ट 14 हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। 3D में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी, लिम्फेटिक सिस्टम में भी आपको मैं 3D में बताऊंगा, तो बस आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने जो पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो मैंने आपको बस बेसिक जानकारी दी थी कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका क्या काम होता है ना। तो देखो, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में हमने बात करी थी कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो ज़्यादा परमेबल होती है किससे, ब्लड कैपिलरीज से, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल इंसेस्टाइन है ना, आपकी स्मॉल इंसेस्टाइन, उसमें जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टियल बोलते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, लैक्टियल बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंसेस्टाइन से क्या होता है, लिपिड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन वो ब्लड वेसल्स में नहीं जाते, वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं और फिर लिम्फेटिक वेसल्स उनको ब्लड वेसल्स में लेके जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी, है ना। और लिम्फेटिक वेस जो लिम्फ होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ होता है, उसका कलर याद रखना पेल पेल येलो होता है। बट क्योंकि जो लिपिड्स यानी जो फैट्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं, तो उनके कारण जो लिम्फ होता है ना, उसका कलर जब वाइट हो जाता है, तो वो लिपिड को लेके जाता है इंटेस्टाइन से, तो क्रीमी वाइट हो जाता है, तो उसको अपन काइल बोलते हैं ना। तो ये याद रखना, काइल किसको बोलते हैं, तो काइल किसको बोलते हैं, जो वाइट लिम्फ होता है ना, लिपिड्स के कारण जो वाइट हो जाता है उसको काइल बोलते हैं। वरना अगर आपको कोई लिम्फ का कलर पूछ ले तो वो पेल येलो ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ना, लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स बनाएगी बहुत सारी, है ना। और लिम्फेटिक वेसल्स से आपके पास जो है वो नोड्स में चली जाएगी, लिम्फेटिक नोड्स में। तो अगर मैं तुम्हें इसको समझाऊँ थोड़ा डायग्राम से, तो देखो समझो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो इस तरीके से आपके आपके पास क्या है, ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना। यहाँ से ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आई, ओके, आई। इन्होंने मिलके क्या किया, इन्होंने मिलके लिम्फेटिक वेसल बना लिया, ओके। हाँ, तो क्या करना है भैया, अरे बता रहे हैं ना, थोड़ा धीरज रखा करो। ये लिम्फेटिक वेसल बन गई। अब ये लिम्फेटिक वेसल जो है वो लिम्फेटिक नोड में जाती है। इस तरीके की आपकी लिम्फेटिक नोड होती है। लिम्फेटिक नोड क्या होती है, गांठें। आपके शरीर में इस तरीके की गांठें होती है ना, उनको लिम्फेटिक नोड बोलते हैं। इनमें ये लिम्फेटिक वेसल एंटर करती है, और इन लिम्फेटिक वेसल जो होती है ना, वो लिम्फेटिक नोड में एंटर भी करती है और लिम्फेटिक नोड से बाहर भी निकलती है। ये भी याद रखना कि बाहर भी लिम्फेटिक नोड से निकलेगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर तुम्हें बताऊं, देखो यहाँ पर समझना, ये कोई लिम्फेटिक नोड है ना, ये लिम्फेटिक क्या है, नोड है, ओके भैया है। तो क्या करना है इसका, अभी बता रहे हैं, ठहरो जरा। हाँ, ये लिम्फेटिक नोड समझ लिया हमने। अब तुम्हारे पास क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है ना। तो समझो, हम थोड़ा साइज को कम कर लेते हैं, वाइट कलर से नहीं बनाएंगे, बनाना तो ग्रीन कलर से ही है ना। लिम्फेटिक सिस्टम को ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। तो ये समझो क्या है, ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया ना भैया, हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला हो गया, इसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा हमें। देखो मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज़ समझाने वाला हूँ। ये लिम्फेटिक वेसल आई, ठीक है, और लिम्फेटिक नोड में एंटर करी और यहाँ से बाहर भी निकलती है। तो जो लिम्फेटिक वेसल, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना। जो लिम्फेटिक वेसल एंटर करती है ना, एंटर, उसको अपन क्या बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले कि बताओ लिम्फेटिक वेसल जो लिम्फ नोड में एंटर करती है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट, ठीक है। और जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं ईफ्रेंट। तो जो एंटर करेगी वो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल वेसल है, एलवी का मतलब लिम्फेटिक वेसल, और जो बाहर निकल रही है उसको ईफ्रेंट। इसको याद कर, इसको रट्टा उसको ना मारोगे। देखो ई का मतलब क्या होता है, ईफ्रेंट। ई से एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो लिम्फेटिक वेसल से जो एग्जिट करेगी, है ना, लिम्फेटिक वेसल, उसको अपन बोलेंगे ईफ्रेंट, ठीक है। ई से एग्जिट, ई से ईफ्रेंट, और दूसरा एफरेंट हो जाएगा। तो बस सिंपल याद हो गया। हाँ भैया बहुत ईजी था ना, हाँ ईजी था, बड़े आगे। तो ये चीज़ मेरे को समझानी थी। अब देखो यहाँ पर, अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज हम नई चीज़ को सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, लिम्फेटिक ट्रंक्स एंड डक्ट्स की बात करने वाले हैं कि लिम्फेटिक ट्रंक्स क्या होती है और डक्ट्स क्या होती है। देखो, लिम्फेटिक वेसल्स एग्जिट लिम्फ नोड इज ए
इन ए पर्टिकुलर रीजन। देखो लिम्फेटिक वेसल क्या करती है, लिम्फ नोड से एग्जिट करती है, बाहर निकलती है ना एक पर्टिकुलर रीजन में ऑफ द बॉडी में, जैसे आपके एक्सिलरी रीजन में भी, आपके पूरी बॉडी में जगह जगह पे लिम्फेटिक नोड्स है, आपके इंसेस्टाइनल वाले पार्ट में, ठीक है, आपके एक्सिला में है ना, आपके नेक के पास में। आप क्या कर सकते हो, तो आपके नेक के पास में अगर आप देखोगे, जैसे चमड़ी को और आपकी स्किन उसको पकड़ के अगर हाथ में ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ गांठ दिखेगी ना, गांठ ऐसा महसूस होगा, सॉरी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको नोड बोलते हैं। तो लिम्फेटिक नोड आपको यहाँ पे भी आपकी गर्दन के पास में महसूस हो गया, आप उसको महसूस करने की कोशिश करोगे ना, गांठ जैसा कुछ महसूस होगा, है ना। तो आपकी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक नोड्स हैं। उन्हीं लिम्फेटिक नोड्स में से क्या होता है, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स एग्जिट करती निकलती है। दे यूनिट, अब देखो ये लिम्फेटिक वेसल्स यूनाइट होती है क्या बनाने के लिए, लिम्फेटिक नोड, लिम्फ ट्रंक्स बनाने के लिए। तो लिम्फेटिक जो वेसल्स है वो यूनाइट होकर क्या बनाएगी, लिम्फेटिक ट्रंक्स बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द प्रिंसिपल ट्रंक्स आर, अब कौन कौन से आपकी बॉडी में प्रिंसिपल ट्रंक्स है, 5 होती है। देखो एक होती है लंबार ट्रंक, ठीक है। तो ये क्या होती है, ड्रेन ड्रेन लिम्फ, ये लिम्फ को लेकर आती है किससे, लोअर लिम्फ से, है ना। कहाँ कहाँ से लेके आती है ये याद रखना, है ना। इसके अलावा पेल्विक का जो वाल है वहाँ से, ठीक है, किडनी से, एडिनल ग्लैंड से, है ना, और एब्डोमिनल वॉल से। तो यहाँ से जगह का नाम याद रखना है कि जो लंबार ट्रंक है वो कहाँ से लेके आएगी। फिर इंसेस्टाइनल ट्रंक, नाम से पता चल रहा है इंसेस्टाइनल ट्रंक कहाँ से लेके आएगी, स्टमक वाले एरिया से, इंसेस्टाइन से, है ना। स्टमक, इंसेस्टाइन, पेंक्रियास, स्प्लीन। स्प्लीन भी आपका क्या है, एक लिम्फेटिक ऑर्गन है ना, जिसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थाइमस, स्प्लीन, है ना, ये लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द लीवर से। तो इन सबसे कौन लेके आती है, इंसेस्टाइनल ट्रंक। इसी तरह से ब्रेंकियो मीडियल स्टर्नल ट्रंक। अब ये आपके मीडियल एक्सटर्नल मैंने कोई रीजन बताया था जिसमें आपका हार्ट क्या करता है, एग्जिट करता है। जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट होता है वो मीडियल एक्सटर्नल जो रीजन होता है, थोड़े से रीजन में, है ना, उसमें एक स्पेस होती है बेसिकली मीडियल एक्सटर्नल स्पेस, उसमें एग्जिट करता है। तो मीडियल एक्सटर्नल ट्रंक जो होगी, ब्रोंकियो मीडियल एक्सटर्नल ट्रंक, ये कहाँ से लेके आएगी, थोरेसिक वॉल से, लंग्स से और हार्ट से, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके पास सब कैलिविन ट्रंक। सब कैलिविन ट्रंक जो होती है ये लोअर लिम्स है, नीचे वाले जो लिम्स आपके हैं पाँव, वहाँ से लेकर आती है। और जुगुलर ट्रंक जो होती है ये आपके हेड वाले एरिया से, जुगुलर वेन आपको पढ़ाया था ना मैंने, जुगुलर वेन, हाँ वो वेन लेके आ रही थी। वैसे यहाँ पे जुगुलर ट्रंक है, ये हेड और नेक वाले एरिया से लेके आती है। समझ में आ गया, हाँ भैया, कोई टेंशन, कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। आपके पास आती है लिम्फेटिक ट्रंक्स जो है। अब देखो लिम्फेटिक ट्रंक्स कैसे बनी, लिम्फेटिक वेसल्स से। लिम्फेटिक वेसल्स ने मिलकर क्या बनाई, लिम्फेटिक ट्रंक बनाई, ठीक है। कुछ टेंशन तो नहीं है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिम्फेटिक ट्रंक्स मिलके क्या बनाती है, लिम्फेटिक डक्ट्स बनाती है। अच्छा भैया, हैं, क्या बात करते हो, बिल्कुल सही बात करते हैं हम। क्या बात, हम ये बोल रहे हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स ने क्या बनाया, लिम्फेटिक ट्रंक बनाया। अब लिम्फेटिक ट्रंक क्या बनाएगी, लिम्फेटिक डक्ट्स बनाएगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी में मेनली दो ही मेन जो है लिम्फेटिक डक्ट्स होती है। एक तो है थोरेसिक डक्ट और एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट। देखो थोरेसिक डक्ट को हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो देखो इट इज़ आल्सो नोन एज लेफ्ट। तो बेसिकली इन लिम्फेटिक डक्ट का मेन काम क्या होता है कि ये लिम्फ को, है ना, आपके वीनस ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वीनस ब्लड, उसमें डाल देती है। यानी कि कुल मिला के लिम्फ वापस किसमें चला जाएगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इनका मेन काम होता है जो लिम्फ है उसको वापस से ब्लड सर्कुलेशन में डालना, है ना। अब देखो थोरेसिक डक्ट की बात करें तो ये इट इज नोन एज लेफ्ट, इसको अपन लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी बोलते हैं। ये ना कितनी, इसकी लंबाई याद रखना, 38 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। बिगन एज डायलेशन, ये एक मतलब कोल्ड द सिस्टर्ना काइली, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको 3D में भी बताऊंगा, है ना। जब हम अभी 3D देखेंगे लास्ट में, है ना, तब मैं आपको 3D में बताऊंगा। तो सिस्टर्ना काइली नाम की आपके पास एक क्या होता है, डायलेशन, मतलब एक डायलेशन होता है सिस्टर्ना काइली। तो इस ये क्या होता है, आपकी जो सेकंड लंबार वर्टिब्रा है ना, लंबार वर्टिब्रा जानते हो ना, L1 L2 L3, है ना। तो जो लंबार वर्टिब्रा है कौन सा, सेकंड वाला, जो सेकंड लंबार वर्टिब्रा है उसके एंटीरियर, है ना, उसका याद रखना, उसके एंटीरियर साइड पे एक डायलेशन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना काइली। इसको अभी मैं 3D में बताऊंगा कैसा दिखता है ये। तो इससे ये स्टार्ट होती है कौन, थोरेसिक डक्ट, ठीक है। थोरेसिक डक्ट कोई वेन नहीं है, ये लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है। इसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी बोलते हैं। द थोरेसिक डक्ट इज द मेन डक्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ लिम्फ टू ब्लड। तो ये मेन डक्ट होती है जो क्या करती है, लिम्फ को वापस कहाँ पे ले जाती है, आपके ब्लड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताई है, जो आपको याद रखनी है ना, बिल्कुल याद रखनी है, कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा भैया, आपने बोला तो याद रखेंगे, रखना ही पड़ेगा भाई, और कोई तरीका भी नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। आगे बढ़ो।
अब देखो, द सिस्टर्ना काइली रिसीव लिम्फ फ्रॉम द राइट। अब ये पूछा जाता है कि बताओ कि ये जो सिस्टर्ना, नीचे सिस्टर्ना काइली एक स्ट्रक्चर होता है ना, डायलेशन होता है, वो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ से आपके लिम्फेटिक जो थोरेसिक डक्ट है वो स्टार्ट होती है नीचे से, है ना। नीचे जो लंबार वर्टिब्रा कौन सा था, सेकंड वाला, उसके एंटीरियर पे प्रेजेंट होता है ये। कुल मिला के आपके एब्डोमिनल वाला जो एरिया ना, उसमें ये सिस्टर्ना काइली प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, ये लिम्फ को रिसीव करती है। कहाँ से, आपके राइट और लेफ्ट लंबा ट्रंक से, है ना। तो जो राइट और लेफ्ट लंबा ट्रंक है वहाँ से, ठीक है। फ्रॉम द इंटरस्टेनल ट्रंक हो गया आपका, है ना। और नेक से आप देखोगे तो थोरेसिक डक्ट आल्सो रिसीव लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट जुगुलर। अब देखो पहली बात तो कहाँ कहाँ से, कौन सी ट्रंक, लंबा ट्रंक और इंटरस्टेनल ट्रंक से क्या करेगी, ये लिम्फ को ले लेगी, ठीक है। पहली बात तो समझ में आ गया। इसके बाद में अगर आप देखोगे नेक, आपका नेक वाला एरिया ना, तो वहाँ से भी क्या करती है, जो थोरेसिक डक्ट है उसमें लिम्फ आता है। इसके बाद में थोरेसिक डक्ट जो है वो लिम्फ लेती है कहाँ से, लेफ्ट जुगुलर। देखो उसको अपन लेफ्ट थोरेसिक जो डक्ट है वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लेफ्ट जुगुलर, मतलब जो आपका हेड का पूरा लेफ्ट वाला हेड वाला जो रीजन है, लेफ्ट हेड रीजन, वहाँ से, और वहाँ से कौन लेके आएगा लिम्फ, लेफ्ट जुगुलर जो लिम्फेटिक वेसल है ना। तो लेफ्ट जुगुलर एक लिम्फेटिक वेसल होती है, जो आपका जो लेफ्ट वाला हेड है, लेफ्ट वाला हेड का जो रीजन है वहाँ से लिम्फ लेके आती है। लेफ्ट सब कैलेवियन जो लिम्फेटिक वेसल है, ये भी लेफ्ट सब कैलेवियन लिम्फेटिक वेसल होती है, जो आपके जो लेफ्ट वाला हाथ है ना, लेफ्ट वाला हैंड, वहाँ से लेके आएगी, है ना। Duct also receive lymph from the left jugular, left subclavian and left bronchomedial sternal trunk, ठीक है। वो यहाँ से लेके आती है क्या, लिम्फ को। Therefore thoracic duct receive blood from the left side of the head, बता दिया कौन लेके आएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हेड से, लेफ्ट जगलर, ठीक है। जगलर जो लिम्फेटिक वेसल है, नेक से, चेस्ट से और लेफ्ट अपर लिम्फ से। लेफ्ट अपर लिम्फ से कौन लेके आ रहा है, सब कैलेवियन लिम्फेटिक वेसल, लेफ्ट वाली, ठीक है। एंड द एंटायर बॉडी, और पूरी बॉडी से भी लिम्फ जो है वो कौन लेके आती है, लेफ्ट, ये लेफ्ट वाली जो है आपकी थोरेसिक डक्ट है ना, या फिर आप बोलो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे पूरी एंटायर बॉडी, कौन सी एंटायर बॉडी, रिब्स के नीचे, रिब्स के नीचे की जितनी भी बॉडी, दोनों लिम्स हुए, आपका एब्डोमिनल वाला रीजन हुआ, है ना, इंसेस्टाइन वाला रीजन, स्प्लीन, यहाँ जो भी लिम्फ है उनको कौन लेके आ रहा है, आपकी लिम्फेटिक ये जो है थोरेसिक डक्ट है वही लेके आ रही है, पूरे दोनों लिम्स से भी, ठीक है। तो एंटायर बॉडी इन्फीरियर टू द हार्ट, इन्फीरियर सुपीरियर जानते हो ना, इन्फीरियर का मतलब रिब्स के नीचे का जितना वाला एरिया है, वहाँ से जो लिम्फ है वो कौन लेके आएगा, थोरेसिक डक्ट लेके आएगी। अभी मैं आपको 3D में सारी चीज़ें बताऊंगा। द थोरेसिक डक्ट इज टर्न ड्रेन लिम्फ इनटू venous blood at the junction of the left internal jugular and left subclavian vein। बहुत प्यारी चीज़ यहाँ पे बोली गई है, क्या बोली गई है, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना चीज़ों को। आपके पास मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अभी आपने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। अरे भाई ऐसा क्यों बोलते हो, है ना, सब बताया रखा है मैंने आपको। जब मैंने आपको, आपने मुझसे पढ़ा होगा वेन्स आर्टरीज, तो मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें, तो वही चीज़ें आपको वापस भी मैं बताने वाला हूँ, समझना। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये समझना थोड़ा सा। मैं अभी रफली डायग्राम बना रहा हूँ, 3D में भी बताऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या था, ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा, ऐसा समझ लो, है ना। ये सुपीरियर के वेना केवा दो जगहों से, दो चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, इधर और इधर। किससे जुड़ा हुआ होता है भैया ये, ठीक है, शॉर्ट में लिखते चलेंगे। मैंने बताया था ये क्या है, ये है लेफ्ट ब्रोंक्योसेफेलिक ट्रंक, BCA मतलब ब्रोंक्योसेफेलिक ट्रंक, कौन सी वाली, लेफ्ट वाली। और ये क्या है, ये है, ट्रंक नहीं लिखेंगे, सो इसको वेन लिखेंगे ना, BCV लिखो आप इसको, ब्रोंक्योसेफेलिक वेन, कौन सी, लेफ्ट। और ये क्या है, ये राइट, अरे चल जा, राइट ब्रोंक्योसेफेलिक वेन। BCA का मतलब अब समझ लेना, ब्रोंक्योसेफेलिक वेन है, हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है ना। ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी ना, राइट ब्रोंक्योसेफेलिक वेन और लेफ्ट ब्रोंक्योसेफेलिक वेन। अब ये जो राइट और लेफ्ट ब्रोंक्योसेफेलिक वेन है, ये कहाँ से आती है, मतलब राइट ब्रोंक्योसेफेलिक वेन को बनाता कौन है, तो मैंने आपको तो बताया था ये सब कैलेवियन वेन, और यहाँ से आपके पास क्या आती है, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे सब कैलेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है आपकी, वही ब्रोंक्योसेफेलिक वेन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन दिख रहा है, ये जंक्शन दिख रहा है आपको, है ना। मैं आपको राइट वाली की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला भूल जाओ, मैं राइट वाले से मतलब है अभी, ठीक है। तो ये राइट वाले पे आपको ये जंक्शन दिख रहा है ना, कौन सा जंक्शन दिख रहा है अभी, यहाँ पे तो कोई जंक्शन ही नहीं दिख रहा। अरे ये देखो ना यार, एक काम करते हैं, ये इसको अपन जो इंटरनल जुगुलर वेन है इसको वाइट कलर से बताते हैं ना। तो ये इंटरनल जुगुलर वेन मैंने वाइट कलर से आपको बताई है, जो कि कहाँ से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, कहाँ से लेके आती है भैया,
कहाँ से लेके आती है बताओ, हेड वाले रीजन से। लेफ्ट वाला जो हेड वाला रीजन है ना, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। और ये जो है सब कैलेवियन वेन है जो कि आपके लेफ्ट वाले हैंड से लेके आती है। यहाँ पर जो ये जंक्शन दिख रहा है आपको, मैं जंक्शन बना रहा हूँ, ये वाला जंक्शन है ना, ये जो गोला कर रहा हूँ, इस जंक्शन में क्या होता है पता है, क्या होता है, वही तो बता रहे हैं। इस जंक्शन में आके जुड़ती है आपकी कौन सी, ये जो थोरेसिक डक्ट है वो यहाँ पर आके जुड़ती है, और जो भी लिम्फ है उसको किस में डाल देती है, इस ब्रोंकियोसिफेलिक वेन में। और फिर ये ब्रोंकियोसिफेलिक वेन के जरिए जो जो भी आपका लिम्फ है वो कहाँ चला जाएगा, इस सुपीरियर वेना केवा में। और यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे सबका राजा कौन, दिल ना दिया, दिल ना लिया है, ओपन पे बोला कातिया है, दिल है ना यहाँ पे तुम्हारा, अब यहाँ है दिल, अभी हमारा दिल यहाँ पर ही है, देखो ये रहा। तो इसके राइट वाले एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा चला जाएगा, फिर आपस वही सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मैं ये बताना चाहता था कुल मिलाकर आपको कि ये जो आपकी ग्रीन कलर की जो दिख रही है आपको थोरेसिक डक्ट है ना, ये कहाँ पे जाके खुलती है, कहाँ पे खुलती है, उस जंक्शन पे जाके खुलती है, मतलब जहाँ पर आपका जो सब के लिए वेन है और जो इंटरनल जुगुलर वेन है वो जाके खुलेगी ना, जहाँ पे है ना, किससे, ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक से, वहाँ पे जाके आपकी खुलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है क्या, द सोइट्री डट इंटर्न ड्रेन्स इनटू द वेनस ब्लड एट द जंक्शन, जंक्शन पे जहाँ पे आपकी जो लेफ्ट वाली इंटरनल जुगुलर है और जो लेफ्ट सब कैलेवियन वेन जहाँ पे जाके जुड़ती है, वहाँ पर ही जो आपकी थोड़ी सी डक्टिव आपको वो जाके क्या करेगी, लिम्फ को छोड़ देगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझा दी, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द राइट लिम्फेटिक डक्ट इज अबाउट, अब राइट की बात करें तो राइट वाली लिम्फेटिक डक्ट कितना होती है, 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये आपको याद रखना है, इसका कोई तरीका नहीं है ना, ये जो लेंथ है वो याद रखनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है बच्चा, है ना आपके पास, ओके बच्चा नहीं है तो याद रखेंगे। एंड रिसीव लिम्फ फ्रॉम द राइट, जो ये वो राइट से शुरू हो, राइट जुगुलर, राइट सबके लिए वेन, राइट होमो मतलब ब्रोंकियो मीडियल स्टर्नल ट्रंक से लेती है, ठीक है। बस ये लोअर लिम्फ से नहीं लेगी, क्योंकि लोअर लिम्फ से आपके वो जो थोड़े से डक्ट है वो लेके आती है। सच द राइट लिम्फेटिक डक्ट रिसीव लिम्फ फ्रॉम द अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी, अपर राइट साइड से लेती है, लोअर का इसका कोई काम नहीं है। फ्रॉम द राइट लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ ड्रेन्स इनटू वेनस ब्लड एट द जंक्शन ऑफ द राइट इंटरनल जुगुलर, और वही बात है, राइट इंटरनल जुगुलर और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वाला जो जंक्शन है वहाँ पे कौन सी जगह की जुड़ जाएगी, राइट वाली आपकी जो वो है लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हम टोटल अगर फ्लूइड फ्लो की बात करें, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में, तो देखो पहले पहले फ्लूइड किस में बह रहा था, आपका ब्लड कैपिलरीज में बह रहा था। जैसे टिश्यू में पहुंचा, फ्लूइड बाहर निकल गया ब्लड कैपिलरीज से, है ना, इंटेस्टाइनल स्पेस में चला गया था, चला जाएगा, है ना। इंटेस्टाइनल स्पेस से फिर जो फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फ ले लेगा उस जो भी फ्लूइड है, ब्लड का जो फ्लूइड था उसको। अब वो लिम्फेटिक कैपिलरी से वेसल्स में जाएगा, वेसल्स से डक्ट में जाएगा, डक्ट से जो ये है जंक्शन पे चला जाएगा, जो भी आपका जो वो डक्ट है ना, वो डक्ट वो कहाँ पे जाके खुलेगी, जंक्शन ऑफ द इंटरजुगुलर और सब कैलेवियन वेन में। और वो जंक्शन जैसे जाके खुलेगी तो मतलब कुल लगे जो ब्लड में था वापस ब्लड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो फ्लूइड है वापस ब्लड में पहुंच जाएगा, ब्लड से निकला ब्लड में पहुंच गया, कौन लेके गया, लेकिन लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट ये सब मिलके लेके गए, है ना। ये पूरा डायग्राम देख लेना एक बार, ये डायग्राम समझ वही चीज़ें हैं, है ना। अब मेन चीज़ें हम देख लेते हैं आगे, देखो लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करते हैं हम और टिश्यू की बात करते हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दो तरह के होते हैं, तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होते हैं, आर द साइट वेयर द स्टेम सेल डिवाइड टू एंड बिकम इम्यूनो कॉम्पेंट। तो यहाँ पे जब स्टेम सेल होती है, देखो स्टेम सेल ऐसी सेल होती है जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो बदल सकती है अलग अलग सेल में। तो यहाँ पे जो स्टेम सेल है ना वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो जाएगी, मतलब उनके पास एबिलिटी आ जाएगी कि वो क्या कर सकती है, इम्यून रेस्पॉन्स कर सकती है। कुल मिला के स्टेम सेल जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स की जो एबिलिटी है वो गेन कर लेगी। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, इम्यून रेस्पॉन्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो इम्यून रेस्पॉन्स करने के लिए जो सेल का डेवलपमेंट होता है, मतलब ऐसे सेल्स जो कि इम्यूनिटी को बनाएगी, इम्यूनिटी को रेस्पॉन्स करेगी, उन सेल का डेवलपमेंट, उन सेल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है। तो प्राइमरी लिम्फोटिक सिस्टम में कुल मिला के सैनिक तैयार किए जाते हैं ना, सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे जो सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। जैसे अब प्राइमरी का अगर आपको कोई एग्जांपल पूछते हैं तो बोन मेरो हुआ, है ना, बोन मेरो है ना, बोन मेरो हुआ, थाइमस हुआ, थाइमस ग्लैंड होती है जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये इसका एग्जांपल है। सेकेंडरी लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो ये साइट होते हैं वेयर मोस्ट इम्यून रेस्पॉन्स आर ओकर्स, तो जहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, जैसे समझ लो आपके पास कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में घुस गया,
तो आपके उन वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, एक जगह चाहिए, मैदान चाहिए जिसको आप बोलते हो, ठीक है। जैसे भारत पाकिस्तान से लड़ने के लिए भी हमें मैदान है ना, नहीं है, नहीं है, हाँ है। सैनिक जब दो सेना आपस में लड़ती है तो मैदान में तो लड़ती है ना। तो वैसे ही हमने सैनिक तैयार कर लिए। सैनिक कहाँ तैयार किए, प्राइमरी लिम्फोसिस जो ऑर्गन है वहाँ पे सैनिक तैयार कर लिए। लेकिन उन सैनिकों को दुश्मनों से लड़ने के लिए मैदान चाहिए। तो वो मैदान कहाँ प्रोवाइड होगा, वो जो फील्ड है जिसको आप बोलते हो, तो फील्ड लड़ाई का मैदान वो क्या है, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो ये वो जगह है जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ओकर्स होता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिम्फोइड नोड्स होते हैं। लिम्फोइड नोड्स को अपन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं बेसिकली। ये यहाँ पे जो भी वायरस बैक्टीरिया होगा उनको मार दिया जाएगा, फॉरेन डेड पार्टिकल्स को, इनको, है ना। स्प्लीन हुआ है ना, लिम्फोइड नोड्यूल्स हुए। तो ये सब क्या है, ये सब वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनके एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। अब हम थाइमस की बात करते हैं। देखो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है या सेकेंडरी, बताओ। प्राइमरी भैया आपने बताया था, बिल्कुल मैंने बताया था। देखो द थाइमस इज ए बाइलोब। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि आपकी ये बाइलोब होता है, बिल्कुल याद रखना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लोकेटेड इन द मीडियल स्टर्नम, ये मीडियल स्टर्नम में लोकेटेड होता है। स्टर्नम और आयोटा के बीच में, ये आपको अभी मैं थ्योरी में बताऊंगा। स्टर्नम और आयोटा के बीच में जो मीडियल स्टर्नम स्पेस है ना, उसमें प्रेजेंट होता है ये स्टर्नम और आयोटा के बीच में। ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से क्या होता है, कवर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, ठीक है। ओके भैया, सब समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई गिला शिकवा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ द कैप्सूल कोल्ड, यहाँ पे देखो जो ये जो आपके है ना, क्या क्या है भैया, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला क्या कि ये जो आपका थाइमस होता है, इसमें जो कैप्सूल होती है उसके अपन एक्सटेंशन, उसमें कुछ ऐसे एक्सटेंशन होते हैं, उसको अपन टर्बिक्यूले बोलते हैं। तो ये टर्बिक्यूले आपको पूछा जाता है, टर्बिक्यूले किसको बोलते हैं, तो टर्बिक्यूले कुछ नहीं होता, जो कैप्सूल होती है ना, थाइमस के जो होता है उसके ऊपर कुछ एक्सटेंशन होते हैं, उनको अपन टर्बिक्यूले बोलते हैं। पेनेट्रेटिंग इनवर्ड, जो अब ये जो एक्सटेंशन है ना, ये जो एक्सटेंशन जिसको मैंने ट्रेबिकुलर बोला है, ये क्या करते हैं, ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट होते हैं, मतलब थाइमस ग्लैंड में अंदर की तरफ जाएंगे ये, है ना। अंदर की तरफ जाके क्या करेंगे, लोब्स, कितने लोब है थाइमस ग्लैंड, बाई लोब्ड। तो इन लोब्स को क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स में तोड़ देंगे, बांट देंगे। तो मैंने क्या बोला कि थाइमस ग्लैंड में एक्सटेंशन होते हैं कैप्सूल में, और ये एक्सटेंशन अंदर की तरफ जाते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर की तरफ, और ये लोब्स को छोटे छोटे लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ आउटर, अभी जो लोब्यूल्स जो बनाया है इनके अंदर एक तो कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। अब कॉर्टेक्स में कौन कौन से सेल होती है याद रखना। कॉर्टेक्स जो है, जो थाइमस ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स होता है लोब्स का, उसमें टी सेल होगी, डेंड्रिट सेल होगी, एपिथेलियल सेल होगी और मैक्रोफेजेस होगी। ये सेल याद रखना कौन कौन से सेल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में मेड्यूला की बात करें, देखो पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, जो इनमेच्योर टी सेल होती है ना, वो माइग्रेट करती है बोन में, रेड बोन मेरो से। देखो रेड बोन मेरो में जो आपके टी सेल होती है वो बनती है, ठीक है। टी सेल जो है इनमेच्योर है, अभी तक मेच्योर नहीं है वो, है ना। तो इनमेच्योर टी सेल कहाँ बनती है, रेड बोन मेरो में। अब वो मेच्योर होना है उनको, तो वो मेच्योर होने के लिए कहाँ पर आती है, थाइमस में आती है, ठीक है। तो थाइम टू द कॉर्टेक्स ऑफ द थाइमस, तो जो टी सेल है वो बोन मेरो से कहाँ पर आएगी, आपके थाइमस में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। थाइमस में भी कहाँ पे आएगी, कॉर्टेक्स है, मेडुला में नहीं आएगी, कॉर्टेक्स में आएगी, याद रखना, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में आती है। कॉर्टेक्स में आने के बाद में वो क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। थाइमस के कॉर्टेक्स में, फिर बोल रहा हूँ ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, कि जो टी सेल है वो मेच्योर कहाँ होगी, थाइमस में होगी, सबको पता होता है, लेकिन थाइमस में कॉर्टेक्स में होती है, मेडुला में होती है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो याद रखना कॉर्टेक्स में क्या होती है, मेच्योर होती है। लेकिन अगर कोई तुम्हें पूछ ले कि चलो मेच्योर कहाँ होती है, तो तुम बोलोगे कॉर्टेक्स में, ठीक है, थाइमस के कॉर्टेक्स में। लेकिन स्टोर कहाँ होती है, जो मेच्योर टी सेल है वो स्टोर कहाँ जाके होती है, तो मेडुला में होती है, ये भी याद रख लेना, है ना। तो मेडुला की बात करें तो मेडुला में देखो, मेच्योर टी सेल कहाँ पे जाके स्टोर होगी, मेडुला में, ठीक है। मेच्योर टी सेल है ना, वो स्टोर कहाँ पर होगी, मेड्यूला में, लेकिन मेच्योर कहाँ पर होगी, ठीक है। इन मेच्योर जो टी सेल होती है मेच्योर कहाँ होती है, कॉर्टेक्स में होती है, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे जाके होती है, मेडुला में होती है। ये चीज़ें जो आपको समझानी है मुझे, ठीक है। और इसमें भी एपिथेलियल सेल, डेंड्राइट सेल और मैक्रोफेजेस यहाँ पर भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन कोई गिला शिकवा नहीं है, अच्छी बात है। देखो इसके बाद में आपके पास आता है थाइमिक कैप्सूल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन हैसल्स कैप्सूल नहीं है, कॉर्पसल्स है ना, कॉर्पसल्स। तो कॉर्पसल्स या बोल लो थाइमिक कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। अब ये हैसल्स कॉर्पसल्स क्या होता है, हैसल कॉर्पसल्स क्या होता है, देखो
आपको कुछ याद नहीं रखना, बस ये पूछा जाता है कि ये जो चीज़ आपको लिखी हुई दिख रही है ना, हैसेल्स कॉर्परेशंस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैसेल्स कॉर्परेशंस इज प्रेजेंट। तो याद रखना आपको, बस थाइमस याद रखना, थाइमस में प्रेजेंट होता है, बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ये भी याद रख सकते हो कि जो एपिथेलियल सेल होती है ना, वो जब डी जनरेट हो जाती है ना, जब एपिथेलियल सेल डी जनरेट हो जाती है तो उसमें है ना ये के केरेटा हाइलिन है ना, केरेटा हाइलिन जो नाम का ग्रेन्यूल्स होते हैं, केरेटा हाइलिन ग्रेन्यूल्स या क्या बोल सकते हो केरेटिन, ये भर जाता है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, हैसेल्स कॉर्पसेस बोलते हैं। ये तो नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है कि कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइमस में प्रेजेंट होता है, बस ये मेन क्वेश्चन बनता है ना। ज़्यादा कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, थाइमस ग्लैंड जो होती है उसका कलर याद रखना, रेडिश कलर का होता है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। रेडिश कलर को रेड कलर से दिखा जाए तो अच्छी बात है ना, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है भैया। तो रेड कलर से मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये रेडिश कलर का होता है, ताकि आपको भी याद रहेगा कि मैंने रेडिश के नीचे रेड कलर से अंडरलाइन की थी, है ना। इन्फेंट में अगर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी साइज पूछी जाती है कि इन्फेंट में कितने, इसका वेट कितना होता है। इन्फेंट में जो थाइमस ग्लैंड होता है ना वो बड़ा होता है। देखो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, थाइमस ग्लैंड जो है वो छोटा होता जाएगा, उसकी साइज कम होता जाएगा, उसका वेट भी कम होता जाएगा, है ना। तो इन्फेंट में जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो मास या बोलो वेट है वो 70 ग्राम होता है, ठीक है। और प्यूबर्टी के समय जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी जानते हो ना, हाँ, किशोरावस्था। तो प्यूबर्टी जब आएगी ना, तब जो आप बोल सकते हो कि एडिपोस और जो एरिकुलर टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, ये थाइमेटिक टिश्यू को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब थाइमस के जो टिश्यू होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एडिपोस और एरिकुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद में हम देखें कि जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो ओल्ड व्यक्ति है, उसमें जो थाइमस होती है ना, ग्लैंड जो थाइमस है, उसका ग्राम कितना होता है, 3 ग्राम। तो बच्चे में कितना था, इन्फेंट में कितना था, 70 ग्राम। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है, थाइमस ग्लैंड का वेट कम होता जाता है ना। तो ओल्ड व्यक्ति में कितना होता है, 3 ग्राम, ओनली 3 ग्राम। और प्यूबर्टी के समय क्या होता है, धीरे धीरे आपका एडिपोस और एरिकुलर टिश्यू जो होते हैं वो थाइमेटिक टिश्यू को रिप्लेस कर देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दिया, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। हाउएवर सम टी सेल कंटिन्यू टू प्रोफिलेट, कुछ कुछ जो टी सेल्स होती है वो प्रोफिलेट होना कंटिन्यू रखती है, ठीक है, लाइफ टाइम तक, ठीक है, कुछ कुछ टी सेल्स। ओके भैया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन, कोई गिला शिकवा नहीं है ना। ये एग्जाम ये देख लेना। देखो आपको दिख रही होगी थाइमस ग्लैंड, दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है। कितनी लोब दिख रहे हैं, 2 लोब दिख रही है ना, बीच में लोब्स को डिवाइड कर रखा है। तो ये थाइमस ग्लैंड है जिसके लोब भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। ओके, दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दिया जाए, आगे बढ़ दिया जाए। देखो अब हमारे पास आते हैं लिम्फ नोड। देखो, लोकेटेड अलोंग लिम्फेटिक वेसल आर अबाउट 600 बीन शेप। कितने होते हैं लगभग हम देखें तो आपकी बॉडी में टोटल लगभग 600 जो है बीन शेप के लिम्फ नोड होते हैं। दे आर स्केटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं ये। लार्ज ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड आर प्रेजेंट नियर द मेमरी ग्लैंड एंड इन द एक्सिलम। तो आपके जो ब्रिस्ट है, फीमेल में जो ब्रिस्ट होते हैं वहाँ पर लार्ज नंबर में आपके क्या होते हैं, फीमेल में ये लिम्फ नोड होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे एक्जिला में, ठीक है, और ग्लैंड में, ग्रेन में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, लिम्फ नोड। एक्जिला जानते हो ना, आर्मपिट वाली जगह जो है। और फीमेल में जो ब्रिस्ट है उनमें क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं बहुत सारे, है ना। देखो ये डायग्राम है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लिम्फ नोड का तो आपको डायग्राम बना के आना है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। देखो यहाँ पे आपको कैप्सूल दिख रहा होगा, एक चीज़ याद रखना कि लिम्फ नोड के चारों तरफ कैप्सूल होता है, कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है। मेडुला कॉर्टेक्स दिख रहा है इसमें ना। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिख रही होगी, देखो ये दिख रही है, ये क्या चीज़ है, एफरेंट और इफ्रेंट दिख रहा है आपको, हाँ भैया दिख रहा है। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, और ये क्या है, इफ्रेंट। बता दिया था मैंने इनके बारे में आपको डिटेल में कि जो लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करती है लिम्फ नोड में वो एफरेंट है, जो एग्जिट करती है वो इफ्रेंट है। कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो आगे आता है आपके पास स्प्लीन। द ओरल स्प्लीन इज द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द बॉडी। आपके ओरल स्प्लीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लार्जेस्ट जो सिंगल मास लिम्फेटिक टिश्यू होता है पूरी बॉडी में, वो कौन सा होता है, अगर कोई पूछ ले तो याद रखना ओरल स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक टिश्यू इन द बॉडी, पूरी बॉडी में, ठीक है। मेजरिंग कितना, 12 सेंटीमीटर लेंथ में, है ना। स्प्लीन की अगर आपको कोई पूछे कि लेंथ कितनी होती है बच्चा लोगों को बताओ, तो क्या बताओगे आप, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज़ लोकेटेड इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये लेफ्ट हाइपो का मतलब नीचे और कॉन्ड्रिक का मतलब आपका कुल मिला के वही हार्ट, तो हार्ट के नीचे है ना, हाइपोकॉन्ड्रिक
कुल मिला के भी याद रखना कि यह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है ना, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम याद रखो, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, आप याद रख लोगे। स्टमक और डायफ्राम के बीच में स्टमक जानते हो, हाँ भैया जानते हैं, स्टमक और डायफ्राम के बीच में होता है। इसमें देखो 3 तरह के इंप्रेशन होते हैं। इंप्रेशन का मतलब होता है धसाव, है ना, धसाव जानते हो, धसाव, किसी को चीज़ को धसाव करना है, उसको तो उसमें एक तरीके से इंप्रेशन होना है ना, मैं आपको अभी 3D में बताऊंगा। तो 3 तरह के इसमें इंप्रेशन होता है। पहली बात तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिर बोल रहा हूँ हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ कहाँ पे है, स्टमक और डायफ्राम के बीच में है ना, स्टमक और डायफ्राम के बीच में होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना है। 3 तरह के इसमें धसाव होंगे, इंप्रेशन होंगे। एक तो होता है आपके पास गैस्ट्रिक इंप्रेशन। गैस्ट्रिक इंप्रेशन जो होता है वो स्टमक के कारण बनता है ना, क्योंकि ये स्टमक इसके ऊपर होता है जस्ट, तो स्टमक के कारण इसमें एक इंप्रेशन आता है ना, एक धसाव आता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन, है ना। एक रीनल इंप्रेशन, किडनी जानते हैं, रीनल को बोलते हैं किडनी, रीनल का मतलब है किडनी, तो किडनी के कारण भी इसमें क्या होता है, एक धसाव होता है, जिसको बोलते हैं रीनल इंप्रेशन। एक होता है कॉलिक इंप्रेशन। कॉलिक मतलब जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, उसका जो कोलोन वाला एरिया होता है, उसके कारण भी, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाला एरिया है ना, उसके कारण भी इसमें धसाव होता है, तो उसको बोलते हैं कॉलोनिक इंप्रेशन। तो 3 तरह के इसमें इंप्रेशन होते हैं ना, 3 इंप्रेशन होते हैं कुल मिला के इसमें। लाइक लिम्फ नोड द स्प्लीन हैज ए हाइलम। लिम्फ नोड में, अब देखो बोलोगे अब हाइलम क्या होता है, देखो यार हाइलम एक ऐसी जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो एंटर करती है और या फिर एग्जिट करती है। तो किसी भी ऑर्गन में वो एक ऐसी जगह है जहाँ से ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स या नर्व्स भी एंटर करती है और बाहर निकलती है, उसको अपन बोलते हैं हाइलम। जैसे आपकी किडनी में भी, सब जगह किडनी में, आपके लिम्फ नोड में, है ना, और यहाँ पे स्प्लीन में भी हाइलम होते हैं। थ्रोट इट पास द स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये क्या करती है, ये स्प्लेनिक आर्टरी, देखो स्प्लीन की आर्टरी होगी उसको स्प्लेनिक आर्टरी बोलोगे, तो ये स्प्लेनिक आर्टरी इसमें से पास करती है, इसमें से वेन्स भी पास करती है, इसमें से इफ्रेंट और एफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल्स भी पास करती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस हाइलम से पास करती है ना। स्प्लीन कवर्ड बाय ए कैप्सूल। स्प्लीन को है ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि कैप्सूल कवर करता है ना, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, ये याद रख लेना। कैप्सूल प्लस टर्बिक्यूलर रेटिकुलर फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट कंसिस्ट स्ट्रोमा ऑफ द, ये सब क्या मिलकर क्या बनाते हैं, आपके स्प्लीन का स्ट्रोमा बनाते हैं, है ना। द पेंग, अब देखो, अब जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो द पेरेंकाइमा ऑफ स्प्लीन कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। देखो जो स्प्लीन होता है ना, उसके अंदर का जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं पेरेंकाइमस टिश्यू, है ना। तो पेरेंकाइमेटिक जो टिश्यू है किसका, स्प्लीन का, उसके अंदर 2 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक तो वाइट पल्प और रेड पल्प। आपको बस ये पूछा जाता है कि वाइट पल्प और रेड पल्प कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एमसीक्यू बनता है कि वाइट पल्प और रेड पल्प कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। और वाइट पल्प क्या होता है, देखो लिम्फेटिक टिश्यू कंसिस्ट, मतलब वाइट पल्प कुछ नहीं है, लिम्फेटिक टिश्यू है, लिम्फेटिक टिश्यू है जिसके पास लिम्फोसाइट है, ये मैक्रोफेजेस है, मतलब ऐसा लिम्फेटिक टिश्यू जिसके पास लिम्फोसाइट भी होंगे और मैक्रोफेजेस भी होंगे, वो अरेंज होंगे, ठीक है, अराउंड ब्रांचेस ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी की जो ब्रांचेस है उसके अराउंड, जब आपके लिम्फेटिक टिश्यू जिसके पास लिम्फोसाइट या मैक्रोफेजेस हैं वो अरेंज होते हैं किसके चारों तरफ, लिम्फेटिक आर्टरीज के चारों तरफ, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाइट पल्प बोलते हैं। तो वाइट पल्प कुछ भी नहीं है, कोई भी अगर लिम्फेटिक स्प्लेनिक आर्टरी है, उसके अगर चारों ओर क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू जिसके पास लिम्फोसाइट या आपके मैक्रोफेजेस है, तो अगर वो चारों तरफ किसके, लिम्फेटिक आर्टरीज के चारों तरफ अरेंज होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उन लिम्फेटिक टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, ये वाइट पल्प बोलते हैं, ठीक है। तो वाइट पल्प क्या रहता है। इसी तरह से आपके पास रेड पल्प आता है। रेड पल्प का दूसरा नाम जो है आपका यहाँ पे लिख रखा है, तो बिलरोथ कॉड भी बोलते हैं इसको, है ना। तो बिलरो, आपको ये पूछा जाता है, बताओ बिलरोथ कॉड या रेड पल्प कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ द ब्लड फिल्ड वीनस साइनस। तो इसमें क्या होता है, वीनस साइनस के बाहर ब्लड जब भर जाता है, ठीक है, एंड कोड ऑफ द स्प्लेनिक टिश्यू। तो और जब आपके जो स्प्लेनिक टिश्यू के कोड के चारों तरफ भी जब ब्लड भर जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक कोड, या आप इसको बिलरोथ कोड या फिर इसको रेड पल्प बोलते हो। तो ये बस आपको ये याद रखना है कि रेड पल्प कहाँ प्रेजेंट होता है, वाइट पल्प कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ब्लड फ्लो इनटू स्प्लेनिक ट्रोथ। अब देखो, अब मैंने अच्छी चीज़ यहाँ पे समझाई क्या, कि स्प्लीन में जो ब्लड फ्लो होता है कैसे होता है, पहले स्प्लीन आर्टरी में जाता है, स्प्लीन आर्टरी से वाइट पल्प में जाएगा, वाइट पल्प में जैसे ब्लड गया, अब वाइट पल्प के पास में यहाँ पे वाइट पल्प में क्या होते हैं, टी और बी सेल्स होते हैं, है ना।
कैरी आउट इम्यून फंक्शन। ये क्या करते हैं, जो टी लिम्फोसाइट और बीटा लिम्फोसाइट सेल हैं, ये क्या करेंगे, ये इम्यूनिटी फंक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे समझ लो कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उसको मारने का काम करेंगे, ठीक है। और मैक्रोफेजेस भी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनको क्या करते हैं, फेगोसाइट कर लेते हैं ना। तो मैंने क्या बोला, वाइट पल्प में टी लिम्फोसाइट है, बीटा लिम्फोसाइट है, जो कि लड़ेंगे या इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, इम्यूनिटी का फंक्शन करेंगे। और मैक्रोफेजेस होंगे जो कि फेगोसाइट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिम्फ में जो है स्प्लीन में हो रही है, सारी काम कहाँ पे हो रही है, स्प्लीन में हो रही है ना। स्प्लीन में ही सारी काम हो गई, स्प्लीन में लिम्फ आया, लिम्फ में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ना। अब देखो रेड पल्प का पूछा जा सकता है फंक्शन क्या होता है। रेड पल्प बता दिया मैंने आपको क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। देखो, ब्लड सेल रिमूव बाय मैक्रोफेज ऑफ रैप्चर वॉर्म आउट डिफेक्टिव ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। देखो ऐसी ब्लड सेल जो क्या हो चुकी है, रैप्चर मतलब टूट फूट चुकी है, वॉर्न आउट कट फट चुकी है, ठीक है, डिफेक्टिव पुरानी हो चुकी है ना, 120 दिन उनको पूरे हो चुके हैं, तो ऐसी ब्लड वेसल्स को रिमूव करना पड़ता है। तो आपको मैंने बताया था कि आपको वैसे पता होगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स किसको कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल्स किसको कहा जाता है, मतलब ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसको कहा गया है, स्प्लीन में। तो ये तो सबको पता है, लेकिन स्प्लीन में ऐसा क्या होता है, स्प्लीन में जो रेड पल्प है ना, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को सॉरी ब्लड सेल को रिमूव करता है। अभी कैसे करता है वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, यहाँ पे मैं बस ये बता रहा हूँ कि स्प्लीन में रेड पल्प होता है और ये ब्लड सेल्स को रिमूव करेगा, ठीक है, पहला काम इसका ये है। और कैसे करेगा वो फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। अगर आप सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल टीचर हायर करेंगे फिजियोलॉजी के लिए जो आपको फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, सब आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो देखो, स्टोर ऑफ प्लेटिलेट्स। अब देखो ये जो रेड पल्प है ना, ये प्लेटिलेट्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, लिख भी रखा है। इसके अलावा ये प्लेटिलेट्स को स्टोर भी करता है, ठीक है, अप टू 1/3 ऑफ द बॉडी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में का जो 1/3 जो प्लेटिलेट्स होते हैं उनको यही स्टोर करता है। प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल ड्यूरिंग फीटल लाइफ। और फीटल लाइफ में आप पता है आपको कि जो प्रोडक्शन होता है ब्लड सेल का, मतलब फीटल लाइफ में आपके जो ब्लड होगा वो इसमें बनेगा। हालांकि अडल्ट में जो ब्लड सेल्स होती है वो कहाँ में बनती है, बोन मेरो में बनती है। आपकी रेड ब्लड सेल कहाँ बनेगी, बोन मेरो में, अडल्ट में। लेकिन जो छोटे फीटल हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें फीटल लाइफ में कहाँ बनती है, बताओ, स्प्लीन में बनती है, ठीक है, याद रखना। नेचुरल ब्लड बैंक भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सेल्स होती है ना, वो क्या होती है, स्टोर होती है स्प्लीन में। तो स्प्लीन में आपकी ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय भी होती है, यानी इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको अपन नेचुरल ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनको स्टोर भी किया जाता है, ठीक है। ओके भैया, सब समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये डायग्राम देख लेना। तो अभी आपको जाना नहीं है बच्चा, अभी तो एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। नोड्यूल्स के बारे में अब हम 3D में भी देखेंगे, ठीक, कुछ चीज़ें हैं मुझे आपको 3D में बतानी है, वो 3D वाली चीज़ों को देखना फिर जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स की बात करें तो लिम्फेटिक नोड्यूल्स जिसको अपन फॉलिकल्स भी बोलते हैं, ये एक शेप के होते हैं, ठीक है। और मासेस होते हैं किसके, लिम्फेटिक टिश्यू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इनके चारों तरफ कैप्सूल नहीं होता है, ठीक है। लिम्फ नोड में और लिम्फेटिक नोडुल्स में ये अंतर है कि लिम्फ नोड के चारों तरफ क्या था, कैप्सूल था कनेक्टिव टिश्यू का, इनके अंदर कोई कैप्सूल नहीं है। लिम्फ नोडुल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लेमिना प्रोप्रिया ऑफ, अब कहाँ कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है। इसके अलावा यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में, रेस्पिरेटरी एयरवे में, ठीक है। लिम्फ नोडुल्स इन दिस एरिया आर आल्सो रिफर्ड एज मतलब जो इन एरियाज में लिम्फ नोड्स होते हैं उनको आप रिफर कर सकते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं आप, अमेल्टी, मुकोसा सोशल लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। आपके टॉन्सिल्स, पियर पेसर्स, ये सब भी क्या है, लिम्फेटिक नोडुल्स के एग्जांपल है ना। टॉन्सिल्स हुए हैं, आपके गले में टॉन्सिल्स होते हैं ना, छाले जिसको आप बोलते हो, ये जब फूल जाते हैं तो दर्द करते हैं ना। और पियर्स पेचर्स के बारे में आपको आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ये क्या होता है। तो ये भी आपके लिम्फेटिक नोडुल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो चुका है ना। अब हालांकि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे आपको 3D में चीज़ें बतानी है, तो फिर 3D वाली चीज़ें देखना फिर जाना। ओके भैया, ठीक है भैया, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, आप बोल रहे हो तो जाना ही पड़ेगा, है ना। हाँ चले जाना भाई, रुक तो जाओ एक सेकेंड। देख लेते हैं 3D में, जो भी हमने अब तक पढ़ा उसको हम 3D में देख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं हम 3D में। देखो पहले तो मेरे को उसको हटाना पड़ेगा, तो पहले इनको हटाते हैं। हट जा भाई, हाँ। हमें देखना है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। तो देखो ये लिम्फेटिक सिस्टम आपको दिख रहा है, जो मेन चीज़ें हैं वही देखेंगे।
पहले तो आपको लिम्फेटिक नोड्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, है ना। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक नोड्स। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, उनके हिसाब से इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस ये कैसे दिखते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे दिखते हैं ना, ये गांठें होती है ना, दिखती है ना, ये गांठें इस तरीके की होती है। अब जो मेन चीज़ आपको मेरे को बतानी है तो है थोरेसिक डक्ट के बारे में, है ना, जिसको अपन लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी बोलते हैं। देखो ये रही, ये दिख रही है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर्ना काइली। वो जो मैं आपको डायलेशन जैसा एक स्ट्रक्चर नहीं बता रहा था, जहाँ से आपकी थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होती है, वो ये होता है। इसको बोलते हैं सिस्टर्ना काइली, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये थोरेसिक डक्ट स्टार्ट होती है। ये देखो, ये दिख रही है कौन सी भैया, अभी बताते हैं तुम्हें, रुक जाओ एक सेकेंड। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या, ये स्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा यहाँ से पूरा। ये अब देखो यहाँ पे दिख रही होगी तुम्हें, ये दिख रही, इसको बोलते हैं थोरेसिक डक्ट, है ना। देखो कितनी लंबी है ये, ठीक है। ये थोड़ी सी डक्ट होती है, बहुत लंबी होती है ये, याद रखना। ये देखो, ये थोड़ी सी डक्ट। ओके ओके भैया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, बहुत ईजी ईजी चीज़ें हैं ना। ये थोड़े से डक जा ही रही है, ये थोड़ी सी डक दिख रही होगी आप लोगों को, है ना। अब यहाँ पर मैं तुम्हें चीज़ें बताना चाहता हूँ जो समझना। देखो ये मैं ले आया क्या, वेंस। ये वेंस में इसलिए लाया हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, समझना यहाँ पर। ये देखो, ये क्या दिख रही है, ये सब के लिए वेन वेन है, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरनल जुगुलर वेन है, कौन सी वाली है, लेफ्ट वाली है। ये क्या है, ये ब्रोंकोसेफेलिक वेन है। अब ये दोनों के देखो, यहाँ पे आपके सब के लिए वेन वेन, ये इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। और ये देखो, ये सुपीरियर, ये देखो, ये क्या है, ये लेफ्ट ब्रोंकोसेफेलिक वेन है। और ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पे जाके जुड़ते हैं ये दोनों, थाइमस ग्लैंड को हटाना पड़ेगा हमें। देखो ये क्या है, ये सुपीरियर वेना के हुआ है ना। तो जहाँ पर आपके सब ये ब्रोंकोसेफेलिक वेन पे है, जहाँ पे आपके राइट लेफ्ट वाले सब कैलेवियन वेन और लेफ्ट वाली इंटर जुगुलर वेन जुड़ती है, उसी जंक्शन पे आपकी कौन जाके जुड़, कौन कौन आके जुड़ रही है। देखो ये दिख रही है, कहाँ दिख रही है भैया, इसको दिखाओ ना, ये देखो ये दिख रही होगी, ये दिख रही है ना, ये यहाँ पर थोड़े से डक्ट भी उसी जगह जाकर जुड़ती है। तो ये मैं आपको 3D में बताना चाहता था, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये थोरेसिक जो डक्ट है वो कहाँ पे जाके जुड़ रही है, कौन से जंक्शन पे जाके जुड़ रही है। 3D में समझ में आ गया। देखो ये कौन सी है, ये राइट वाली, वो लेफ्ट वाली थी, जिसको अपन थोड़े से डक्ट भी बोलते हैं, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी बोलते हैं। ये आपके राइट लिम्फेटिक डक्ट है ना। तो यस, मैं इतना बता रखा है, ये देख लेना। ये हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है भैया, सब समझ में आ गया। तो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ो, आगे आपके पास मुझे आपको क्या बताना है, क्या बताना है भैया, अभी बताते हैं, टेंशन मत रहो रे भैया, तुम सब तुम्हें बताएंगे हम। आगे हम देखने वाले हैं आपके स्प्लीन के बारे में, है ना। ये सारी चीज़ें अभी हमें नहीं देखनी है, हमें देखना है स्प्लीन कहाँ है भैया, स्प्लीन देखते हैं, आएगा आएगा, हमारा टाइम आएगा, ये भैया। पहले हम स्प्लीन देख लेते हैं, है ना। कहाँ होता है ये, कार्डिक रीजन में ना, ये याद रखना। देखो बात करते हैं कहाँ, देखो ये दिख रहा है, ये स्प्लीन है। पहले मुझे इसको रिमूव करने दो तुम लोग, ये रिप्स हट जाओ, इनको भी हटा दो, ठीक है। ये देखो, ये स्प्लीन है ना। स्प्लीन के ऊपर क्या है भैया, स्प्लीन के ऊपर देखो, डायफ्राम को हटाया जाए। देखो स्प्लीन के ऊपर तुम्हें दिख रहा है स्टमक। देखो स्टमक के कारण यहाँ पे एक इंप्रेशन आ रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, गैस्ट्रल इंप्रेशन। इस जगह पे देखो, अगर मैं तुम्हें इसको हटा के बताऊंगा तो देखो, ये दिख रहा है इंप्रेशन, ये वाला कौन सा, ये इस साइड पे एक इंप्रेशन दिख रहा होगा तुम्हें, है ना, ऐसे धसा हुआ दिख रहा होगा, है ना। इसको अपन बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, क्योंकि स्टमक के कारण आया था, है ना। तो स्टमक वापस ले आता हूँ मैं, है ना। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अगर तुम देखोगे तो देखो, इसके इधर किडनी है, इस किडनी के कारण, ये किडनी है ना, ये किडनी है। देखो इस तरीके से तुम्हें दिखेगा, ये किडनी दिख रही है, दिख रही है, नहीं दिख रही किडनी, हाँ भैया दिख रही है। तो इस किडनी के कारण भी यहाँ पे एक इंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल इंप्रेशन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको नोट्स लिखाए थे तब, ठीक है। ये देखो, ये इधर इधर की साइड इंप्रेशन आ रहा है ना, हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद में देखो, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है ना। तो ये कॉलोनी की इंप्रेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इधर आता है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉलोन के कारण आ रहा है इंप्रेशन, ठीक है। तो कॉलोनी की इंप्रेशन, ये तीनों इंप्रेशन मैंने आपको बता दिए थे जब मैं आपको नोट्स में लिखवा दिए थे, है ना। और ये स्प्लीन है ही सही आपका, है ना। ये प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, सेकेंडरी में वो बताना कमेंट में ना, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, अभी पढ़ाया था, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया, हाँ आ गया, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है ना, नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास आता है बच्चा थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस की भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किया जाए। देखो ये समझो, सबसे पहली चीज़ तो है थाइमस के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये जो है ये आपकी मीडियल स्टर्नल स्पेस जो है वहाँ पे, मतलब मीडियल स्टर्नल जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है ना, वहाँ पे पाई जा रही है। इसके बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि स्टर्नम के और आयोटा के बीच में। तो देखो ये है आयोटा, है ना, और ये क्या है, ये है स्टर्नम, है ना। इनके बीच में ये दिखेगी, दिख रही है ना बीच में, हाँ भैया बीच में ही है। तो फिर क्या टेंशन, जो फालतू टेंशन लेते हो। देखो समझो, बाइलोब्ड होती है। देखो एक लोब इधर होता है, एक लोब इधर होता है। इसको मैं तुम्हें अगर बना के बताऊं तो तुम्हें अभी बना के बताया जाए। देखो रुको, अच्छा ऐसे नहीं आएगा कहा, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास भी पेन है। तुम हमें पेन नहीं दोगे, हमारे पास पेन है। देखो ये रहा, ठीक है, समझना। इसको हटाया जाए पहले। हम्म, देखो ये देखो दो लोब्स, बीच में दो लोब्स में बट गई है, बट गई ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये थाइमस ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एक लोब इधर वाला है, एक लोब इधर वाला है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। तो ये थाइमस ग्लैंड है आपकी। ओके, बाइलोब होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, कहाँ लोकेटेड है दिख ही रही है ये। ओके, और क्या देखोगे? और बस, और क्या, और तो सब बढ़िया भैया है। और क्या देखेंगे? हार्ट मैंने आपको पूरा 3D में बताया था, है ना। हार्ट मैंने आपको पूरा 3D में बता दिया था, ठीक है। तो यार इतना ही था आज के लिए। 3D में इतनी चीज़ें देखनी थी हमें। मिलते हैं अगले लेक्चर में कोई नई चीज़ों के साथ, नई चीज़ें हम 3D में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।